हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि भाई बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कौन से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको करने और कौन से फॉर्मेट में, कौन सी हायरार्की में आपको करने, ये सारी चीज़ें हमने देखेगी। आज के वीडियो में हमें देखना है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, राइट, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, जो आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इसका रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है कि भाई अगर पार्टनर ने कोई लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो ऑन डिसोल्यूशन उस लोन का हमें अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देन यू हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि भाई पार्टनरशिप अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही होता है, क्लियर। एंड लास्ट यू हैव बैंक अकाउंट। बैंक या तो कैश, डिपेंड्स आपको बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ का बैलेंस दिया है। अगर बैंक का बैलेंस दिया है तो बैंक अकाउंट बनाओ, अगर कैश बैलेंस दिया है तो कैश अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। सो दिस आर दी अकाउंट्स, दिस आर दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो हमें कैरी आउट करना होता है जब डिसोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि भाई डिसोल्यूशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्यों प्रिपेयर करता है, किस तरह से प्रिपेयर करता है, क्या बेसिक चीज़ है कि जो इसमें इंक्लूड करना है, कौन से ऐसे अलार्मिंग पॉइंट्स है कि जो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे गलती हो सकती है, और किस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फुल मार्क्स स्कोर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट दो कॉलम है। अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का हमारा मोटिव क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट से फर्म को पता चलेगा कि भाई जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको सेटल करने के बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ या तो लॉस कितना हुआ। सो टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रियलाइजेशन मतलब कि क्या कि भाई उसको बेच देना, उसको निकाल देना, ठीक है। तो मुझे अगर मान लो कि भाई मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का फर्म में, ओके, 50,000 रुपीज़ का उसका वैल्यूएशन है। दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि भाई 50,000 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग है। अब मैंने उसको बेच दिया क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया, तो मैं रख के क्या करूँगा, राइट, मुझे उसको बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद मुझे उसको उसमें से मिला 30,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन था 50,000 का, हमने बेचा 30,000 में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये आपको डिटरमिन करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो भाई ये जो लॉस हुआ 20,000, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 20,000 हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग दोनों वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग को मैं 50,000 की जो उसकी बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करूँगा, मतलब कि ओरिजिनल जो बुक वैल्यू है उससे रिकॉर्ड करूँगा। बाद में जो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, क्या है, रियलाइज्ड वैल्यू 30,000 रुपीज़, ये भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, ताकि जो उसकी नेट इफेक्ट है, मतलब कि जो लॉस है, ये मुझे पता चल जाएगा। सिमिलरली लायबिलिटी के लिए भी होता है कि भाई मान लो लेट्स से क्रेडिटर्स है, ठीक है, क्रेडिटर्स को मुझे पे करना है 30,000 रुपीज़, और जो क्रेडिटर्स थे 30,000, उन लोगों ने बोला कि भाई अब हमें ये 30,000 रुपीज़ नहीं चाहिए, आप लोग रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। सो वी आर वेरी मच हैप्पी, मतलब कि हमने उसको क्या पे किया, 0। तो ये जो 30,000 बचा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों वैल्यूज से हमें ट्रांसफर करना होता है। पहले बुक वैल्यूज से एसेट्स और लायबिलिटीज जितनी भी है उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी लायबिलिटीज और कौन से एसेट्स इंक्लूड करनी है। बाद में एक बार बुक वैल्यू से ट्रांसफर हो गए, उसके बाद उनकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, वो रियलाइज्ड वैल्यू से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है, ताकि जो उनका नेट इफेक्ट है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये हमें पता चल जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसे बच के रहना है और जिसको इंक्लूड नहीं करना है। चलिए सबसे पहले जो मैंने बोला था कि भाई जितने भी एसेट्स है उसको ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अब जब भी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर मुझे उनको ट्रांसफ़र करना है तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ये ध्यान रखना है, ये बेसिक फंडामेंटल्स है जो क्लास 11 में पढ़ा था।
रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ना कि एसेट्स को। सो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और सारे एसेट्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, इवन गुडविल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोगों ने ये सारे एसेट्स को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। ठीक है, मतलब कि जो बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिया है वही अमाउंट पे आपको पहले उसको ट्रांसफर कर देना है। नाउ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट मतलब कि कौन से एसेट्स है कि जो आपको ट्रांसफर नहीं करने। सबसे पहला बैंक और कैश, ऑब्वियसली बिकॉज बैंक और कैश अकाउंट तो हम लोग वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक, बैंक अकाउंट कभी रियलाइज नहीं होता। ठीक है, रियलाइज मतलब क्या कि अगर मैंने कोई चीज़ बेच दी उसमें से मुझे कितना पैसा मिल रहा है। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस है तो मैं उसको बेच थोड़ी सकता हूँ, राइट। अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं उसको मार्केट में बेचने थोड़ी जाऊँगा, वो तो जो 10,000 रुपये है वो 10,000 ही रहने वाला है। सो इट डज नॉट हैव एनी रियलाइज्ड वैल्यू। सो दिस इज द लॉजिक कि हम लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। हम लोग ऐसे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं कि जिसको बेचकर कुछ पैसे मिलने वाले हैं, राइट। और बैंक और कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखना। सेकंड, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये जो दोनों है इसको भी ट्रांसफर नहीं करना है बिकॉज ये हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई रियलाइज वैल्यू अपने को कभी नहीं मिलने वाली। अगर मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो मैं उसको मार्केट में बेचने नहीं जा सकता, लेकिन ये सारे एसेट्स है कि जो मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, इसलिए उसकी एक रियलाइज वैल्यू मेरे पास हो सकती है। बट इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये आगे ऑलरेडी हमने चैप्टर्स में कवर अप किया है, वही सेम फंडामेंटल है। थर्ड, लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, जो भी हमने लोन दिया है पार्टनर्स को, इट इज़ अवर एसेट, तो ये भी अपने को ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब क्रेडिट साइड पे आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो जितनी भी लायबिलिटीज़ है, लेकिन कौन सी लायबिलिटीज़, सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़। ठीक है, जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ है वो हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसको क्या करना है, डेबिट। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और सारी लायबिलिटीज़ को डेबिट किया। कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, सेम लॉजिक, बुक वैल्यू पे। क्या करना है, बुक वैल्यू पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करने का लॉजिक क्या है कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू जो हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा एग्जाम्पल में, उसके साथ कंपेयर करने के बाद कितना प्रॉफिट और लॉस हमें हो चुका है या तो होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। इसलिए हम लोग ये एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं। सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ है। बैंक लोन अगेन, देन दिस आर द रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये दोनों रिजर्व हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी डील किए हुए। सो आगे डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल आएगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग अभी याद रखो कि उसको भी हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देन ईपीएफ, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को वापस करना है पैसा, तो ये सारी लायबिलिटीज अपने को पहले बुक वैल्यू पे आप लोग ट्रांसफर कर दो। नाउ अगेन कंडीशन, ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सी ऐसी लायबिलिटीज है कि जो अपने को ट्रांसफर नहीं करना है। सबसे पहला पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिकॉज पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग वैसे भी अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ट्रांसफर नहीं करना है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें वर्कआउट करना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनको। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सिमिलरली पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और ए ने लोन दिया है, देन इट इज़ जो ए है वो थर्ड पार्टी तो है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ही आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है। हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स याद रखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स का देखा था हमने कि भाई कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें पार्टनर्स को डेबिट करना होता है। वैसे ये सारे रिजर्व्स हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करने होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
आगे बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में भी, लेकिन पहले ये दोनों याद रख लो अच्छे से कि जैसे ही एग्जाम्पल आता है देख लो, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करना है, बैंक और कैश अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना है, फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना है, लोन टू पार्टनर हो तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। वैसे लायबिलिटीज़ का कॉलम देखो, लायबिलिटीज़ में पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफ़र मत करो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो तो वो भी ट्रांसफ़र मत करो। थर्ड, P&L अकाउंट या तो जनरल रिजर्व दिया हो तो वो भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट है, लेकिन मान लो कि पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, ठीक है, पार्टनर ने लोन नहीं दिया, पार्टनर की वाइफ ने, मतलब कि मिसेस ए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, मिसेस ए तो फर्म के लिए थर्ड पार्टी हो जाएगी, और अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटी है तो आंख बंद करके क्या करना है, ट्रांसफ़र कर ही देना है। सो बाय मिसेस एज लोन, ठीक है, तो ये अपने को ट्रांसफ़र करना होगा, जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट। आगे डिस्कस करते हैं कि भाई और क्या चीज़ है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने पहले क्या किया, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया और सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर दिया। लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू, राइट, ये सारी क्या है, बुक वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू थी 10,000। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा कि भाई लैंड और बिल्डिंग बेचने के बाद कितना पैसा मिला, राइट। सो लेट्स से लैंड और बिल्डिंग 10,000 का जो था वो हमने बेचकर हमें 8,000 रुपये मिले। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो अपना मैटर नहीं है, ठीक है, वो तो जो एंड रिजल्ट है उसमें पता चल ही जाएगा। सो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, इस तरह से आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी एसेट हमने बेचे उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना है, बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जर्नल एंट्री होगी, बिकॉज बैंक में पैसा मिल रहा है आपको। सो क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितने मिले, 8,000 रुपये, तो 8,000 लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी मान लो 20,000 का था और हमने बेचा उसको 15,000 में, सो 15,000 लिखेंगे। लेट से फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 5,000 और हमने फर्नीचर को बेचा, मतलब कि रियलाइज्ड वैल्यू 3,000। ये रियलाइज्ड वैल्यू आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया होगा, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जो वैल्यू है उसी को क्रेडिट साइड पे लिखते जाना है बाय बैंक अकाउंट करके। और इस तरह से साथ में भी लिख सकते हो, स्टॉक था मान लो 2,000 का और रियलाइज्ड हुआ 1,000। लास्ट इज गुडविल, गुडविल था लेट से 3,000 का, ठीक है, और गुडविल मिला 1,500। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। सो ये हमने क्या एंट्री किया कि भाई जो भी एसेट्स थे बुक वैल्यू पे उसको हमने बेच दिया, बेचने के बाद जो भी रियलाइज्ड वैल्यू थी वो सारी हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। नाउ सेम वेज फॉर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ हमें पे करनी है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज़ पेड, ठीक है। अब जो भी लायबिलिटीज़ है वो तो पे करनी पड़ती है। सो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है तो डेबिट साइड पे लिखो। नाउ क्रेडिटर्स, ठीक है, लेट से ओरिजिनली क्रेडिटर्स जो थे उसकी बुक वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, कितनी थी, 10,000, लेकिन हमने उसको कितना पे किया उसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, राइट। तो क्या करोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखना तो पड़ेगा। सो इन दैट केस वी हैव टू अज्यूम कि अगर बुक वैल्यू है लेकिन रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया कि भाई क्रेडिटर्स को कितना पे किया, देन वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज़ पेड एट बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अज्यूम पेड एट बुक वैल्यू, ठीक है। अगर आपके पास कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है, 10,000 के सामने हमने उसको कितना पे किया ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में नहीं दिया, तो ये मान के चलना है कि हमने उसको जो 10,000 थे वो पे कर दिए। लेकिन एसेट के केस में आपको ये अजम्पशन नहीं लेना है, ठीक है, कि भाई अगर एसेट लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं 10,000 लिख दूंगा, नहीं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसेट, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लायबिलिटीज़। लेट्स से बिल्स पेबल थे 8,000 के, ठीक है, और हमने उनको दिए 6,000, तो ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 3,000,
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो अज्यूम करना है 3,000 रुपये हमने दे दिए। सिमिलरली फॉर बैंक लोन, लेट से बैंक लोन 10,000 का है और हमने बैंक को सिर्फ 7,000 पे किया, ठीक है। तो इस तरह से हमें टू बैंक अकाउंट करके लायबिलिटीज जितनी भी पे की है वो लिख देना है। लायबिलिटीज़ की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू अज्यूम करके वो सेम अमाउंट लिख देना है, लेकिन एसेट में आपको सेम बुक वैल्यू अज्यूम नहीं करना है। एसेट में अगर इन्फॉर्मेशन दिया है रियलाइज्ड वैल्यू का तो ही लिखना है, अदरवाइज उसको इग्नोर करना है। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइज्ड वैल्यू आपको नहीं दिया तो यहाँ से आपको लैंड एंड बिल्डिंग निकाल देना है, कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? सो दिस आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, मान लो कोई पार्टनर जो है, ठीक है, वो लायबिलिटी लेकर चला जाता है। ये जो बैंक लोन थी, 3 पार्टनर है अपने ए, बी और सी। ए ने बोला कि भाई जो बैंक लोन है वो मैं पे कर दूंगा, चलेगा। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर, टू एस कैपिटल अकाउंट लोन टेकन। तो जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी लेकर जाता है, ठीक है, लायबिलिटी लेकर जाता है, वो पर्सनली बोलता है कि भाई ये मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दूंगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना है कितना है लोन का वैल्यू, लेट्स से 10,000 है तो यहाँ पे भी लिख दो 10,000। सिमिलरली कोई जो पार्टनर है वो ये भी बोल सकता है कि भाई एसेट में लेकर चला जाऊंगा, फॉर एग्जांपल फर्नीचर। बी ने बोला फर्नीचर मैं लेकर चला जाऊंगा, सो बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना है 5,000 रुपीज़, ठीक है। सो 5,000 रुपीज़ क्या हो रहा है, फर्म को मिल रहा है पैसा। सो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज द रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेकर जाएगा तो डेबिट साइड पे लिखो, अगर एसेट लेकर जाता है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। क्लियर? सिमिलरली रियलाइजेशन पूरा जो प्रोसीजर है वो वर्कआउट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान लो सी ने बोला कि भाई रियलाइजेशन के पीछे जितना भी खर्चा होगा वो मैं बेयर करूंगा, राइट, और फर्म उसको रीइंबर्स करके देगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। कौन से 5,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 5,000, ठीक है, बिकॉज वो सी ने बेयर की है लेकिन फर्म को उसको रीइंबर्स करके देना पड़ेगा, राइट। मान लो ये जो 5,000 रुपीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के थे वो फर्म ने डायरेक्टली अपने पे कर दिया अपने बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है फिर, ठीक है। क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए। फिर क्या करो, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड हायर आता है तो प्रॉफिट आएगा, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। अगर डेबिट साइड हायर है तो लॉस होगा और तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में लॉस को डिवाइड करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, उसकी जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे। टिल देन कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।